कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफले तो भरमार्थे संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात अपने को कर्म पे फोकस करना चाहिए। कर्म फल इम्प्लाइड है ना। अपने जो एफर्ट्स पुट करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में इंटेंट होता है कि अपने को आउटकम मिले, एंड वो इम्प्लाइड भी है कि अपने को आउटकम मिलेगा। अब देखो, अगर अपने कहीं पे जा रहे हैं वाया ट्रेन, तो जब ट्रेन स्टेशन पे रुकता है, जब अपना डेस्टिनेशन आ जाता है, तो वहाँ पे कूली आते हैं, अपना सामान लेके जाते हैं। तो कूली वहाँ पे जो सामान लेकर जा रहा है अपना, उसके बदले में उसके उसके मन में ये है ना कि अपने ये सामान लेके जाएगा तो मेरे को उसके बदले में कुछ पैसा मिलेगा, राइट। अगर अपने कहीं पे बस से ट्रैवल कर रहा है, अपने बस में चढ़ जाते हैं, तो बस वाले को है ना, कंडक्टर को कहीं ना कहीं मन में है कि मैं इस बंदे को यहाँ से वहाँ लेके जा रहा हूँ, तो बदले में मेरे को जो है, जो भी फेयर है वो मिलेगा। तो यहाँ पे क्या अपने को कूली को देना चाहिए, क्या बस में फेयर देना चाहिए? आंसर इज यस। तो पहले से कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ था कि भाई अपने अपने कूली को बोले नहीं थे कि भाई तुम सामान लेकर जाओ, तुम लेके जाएगा तो मैं तुमको इतने रुपए दूंगा। बट इज इम्प्लाइड कि वो आया, सामान लेके गया, तो अपने बदले में उसको कुछ देंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, देयर इज नो प्रायर एग्रीमेंट। पहले से कोई ऑफर नहीं होता, पहले से कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता, है ना। अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं विद द इंटेंशन टू गेट समथिंग इन रिटर्न, ध्यान देना, अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं विद द इंटेंट कि अपने को बदले में कुछ मिले, सो दो देयर इज नो प्रायर ऑफर, नो एक्सेप्टेंस, लेकिन वहाँ पे लॉ एक अग्रीमेंट क्रिएट करता है, उसको अपने बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक वेरी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने को इसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। सो आई रिपीट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे पहले से कोई ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं है ना। जनरली कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कोई किसी को कुछ ऑफर कर रहा है, फिर वो एक्सेप्ट कर रहा है, फिर वहाँ पे बाकी जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो होने चाहिए, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। बट यहाँ पे देयर इज नो अग्रीमेंट, देयर इज नो प्रायर अग्रीमेंट। कोई बंदा किसी के लिए कुछ कर रहा है विद द इंटेंट कि उसको बदले में कुछ मिले, तो वहाँ पे लॉ एक अग्रीमेंट क्रिएट कर रहा है, लॉ एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहा है, जिसको अपने बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। जो कुछ कर रहा है उसको अपने बोलते हैं बेनिफैक्टर, और जिसको बेनिफिट मिल रहा है उसको अपने बोलते हैं बेनिफिशियरी। अब अपने कुछ केसेस डिस्कस करते हैं, तुम बताओ कि ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है या फिर नहीं है। जैसे अगर मानो कि कोई बच्चा कहीं पे डूब रहा है और अपने जाके उसको बचा लेते हैं, तो अपने जब उसको बचाते हैं तो क्या अपने ये सोच के बताते हैं कि अपने इसको बचाएंगे तो अपने को कुछ मिलेगा? नहीं, है ना। मतलब वो अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर अपने कुछ कर सके तो करना है। जैसे मानो कि अभी लंगर होता है गुरुद्वारे में, तो लंगर में क्या उनका कुछ इंटेंट होता है कि बदले में जो खाए वो कुछ दे के जाए? एकदम भी नहीं, राइट। तो ये भी कोई क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट है कि नेकी कर दरिये में डाल, है ना। अपने कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन विद द इंटेंट कि चलो समाज का कुछ अच्छा करना है। लेकिन वही अगर मानो कि आप कुछ रेस्टोरेंट में जाते हो, ऑर्डर करते हो, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट वाला जो आपको खिला रहा है वो किस इंटेंट के साथ खिला रहा है कि वो अगर आपको खिलाता है तो बदले में आप उसको वहाँ पे करोगे, राइट। तो वहाँ पे ये इम्प्लाइड है कि अपने को कुछ देना है। तो जहाँ पे कोई किसी के लिए कुछ कर रहा है विद द इंटेंट टू गेट समथिंग इन रिटर्न, वहाँ पे लॉ जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है उसको अपने बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। सो क्लियर है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? तो देखो, अपने को ये ध्यान रखना है कि एक होता है बेनिफैक्टर जो बेनिफिट देता है, और एक होता है बेनिफिशियरी जो बेनिफिट लेता है ना। दो अलग अलग बंदे हैं। ये पहला बंदा है, इसको अपने बोलते हैं बेनिफैक्टर। ये दूसरा बंदा है, ये हो गया बेनिफिशियरी। बेनिफैक्टर मतलब जो बेनिफिट दे रहा है, बेनिफिशियरी जिसको बेनिफिट मिल रहा है। तो बेनिफैक्टर बेनिफिशियरी को है ना कुछ दे रहा है, राइट, विद द इंटेंट कि उसको बदले में कुछ मिले। तो बेनिफैक्टर डज समथिंग, है ना, डज समथिंग विथ नॉन ग्रेट्यूटस इंटेंट।
नॉन ग्रेट्यूटस का मतलब क्या हुआ कि भाई अपने फ्री फंड में काम नहीं कर रहे, अपना इच्छा है कि बदले में कुछ मिले। देयर इज नो अग्रीमेंट, पहले से कोई अग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि अगर ये चीज़ें होती है, तीन कंडीशन है कि बेनिफैक्टर मतलब जो बेनिफिट दे रहा है, एक बंदा दूसरे को कुछ बेनिफिट दे रहा है, उसकी इच्छा है कि बदले में कुछ मिले, एंड देयर इज नो प्रायर अग्रीमेंट, तो लॉ वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है उसको अपने बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का एक और नाम है, इसको अपने कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, इसको अपने कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, राइट। अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन दिस, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और अनजस्ट इनरिचमेंट। तो अनजस्ट इनरिचमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक आदमी के नुकसान पे दूसरा का भला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिस क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन, ये अपने को एकदम याद रखना है स्पेसिफिकली कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और अनजस्ट इनरिचमेंट है ना। अनजस्ट इनरिचमेंट का मतलब होता है, यहाँ पे लिख लो कि नो वन शुड ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन लॉस। ठीक है, नो वन शुड ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन लॉस, एक आदमी के नुकसान पे अपने को दूसरा का भला नहीं करने का। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट, इसको कैसे डिफाइन करता है, सर्टेन रिलेशंस resembling those created by contracts. Fine. Certain relations resembling those created by contract. This is how quasi contract is defined. अब इसके कुछ फीचर्स हैं, कंडीशंस वी नो, देयर 3 कंडीशन, इसके कुछ फीचर्स हैं और उसके बाद विल मूव इनटू टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले इसका फीचर्स क्या क्या है ना, फीचर्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहला फीचर क्या है कि देयर इज नो प्रायर अग्रीमेंट, पहले से कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ रहता है, कोई किसी के लिए कुछ करता है विद द इंटेंट टू गेट समथिंग इन रिटर्न, तो वहाँ पे लॉ एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है जिसको अपने बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा फीचर क्या है कि दिस राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, ये जो राइट अपने को क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में मिलता है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में मिलता है, राइट, कि अगर अपने किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो अपने को उस आदमी से ही अपने उस बेनिफिट को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड थिंग कि यहाँ पे अपने अगर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को कोई ब्रीच करता है तो वहाँ पे अपने को डैमेज मिल जाएगा, तो डैमेजेज कैन बी क्लेम्ड ऑन ब्रीच ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। सो 3 फीचर है यहाँ पे। फीचर नंबर 1 की देयर इज नो प्रायर एग्रीमेंट। दूसरा क्या है कि इट क्रिएट्स राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, एक आदमी के अगेंस्ट में राइट क्रिएट होता है। जैसे मानो कि अगर कूली सामान लेके जा रहा है तो जिसका सामान लेके जा रहा है उसके अगेंस्ट में राइट है ना, कि उससे वो क्लेम कर सकता है ना। अभी जैसे मानो कि आप लोग सैलून में जाते हो और वहाँ पे ना शेविंग करवाने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे वो बंदा बोलता है कि सर अपने फेशियल आपका कर दे के आप एकदम हीरो लगने लग जाओगे, तो वो जो बंदा फेशियल कर रहा है क्या वो फ्री में करेगा क्या? नहीं, ऑफ कोर्स, है ना। भले ही अपने उससे कुछ बात नहीं करे कि भाई तुम फेशियल का क्या चार्ज करेगा, नहीं करेगा, अगर वो करता है तो वो इम्प्लाइड है ना कि वो कुछ चार्ज करेगा बदले में, तो वहाँ पे उसको एक राइट मिल जाता है कि वो अपने से उस चार्जेस को रिकवर करे। फाइन, तो दिस इज राइट अगेंस्ट ए पर्सन। और दूसरा क्या है कि इफ देयर इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट तो वहाँ पे डैमेज भी क्लेम किया जा सकता है। दीज आर दी 3 फीचर्स, इसको नोट कर लो। नंबर 1,
तो अपने क्या करेंगे ना, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका जितना भी डिटेल नोट्स वगैरह वो अपने यहीं पे ले लेते हैं और यहीं पे अपना टॉपिक एकदम ये कंप्लीट हो जाएगा, एवरीथिंग नोट्स एंड ऑल. इट डजंट arise from any agreement. It doesn't arise from any agreement of the parties concerned, but is imposed by law. ठीक है. So number 1, it doesn't arise from any agreement of the parties concerned but is imposed by law. Number 2, it is a right which is available not against all the world but against a particular person or person only. Number 3, damages can be claimed for breach of quasi-contractual right. Damages can be claimed for breach of quasi-contractual right. ठीक है. There are 3 features. Number 1, it is imposed by law, there is no agreement. दूसरा क्या बताऊं, याद करो. पहला वो क्या है, there is no agreement. दूसरा वाला कि right is available against a particular person. And third one कि damages can be claimed. ठीक है. तो अपने को इसको ऐसे याद रखना है कि मतलब कीवर्ड्स अगर अपने को याद रहेगा ना, तो ऐसा नहीं कि अपने को सेंटेंस पूरा वैसा वैसा याद रखना है, कीवर्ड्स अपने को याद रखना है. तो पहला वाला का कीवर्ड क्या था कि भाई यहाँ पे पहले से कोई अग्रीमेंट नहीं है. ठीक है. पहला क्या था, देयर इज नो प्रायर अग्रीमेंट. दूसरा वाला क्या था कि राइट अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पर्सन, तो अपने को याद रखना है राइट अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पर्सन. और तीसरा वाला क्या था कि डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड. ठीक है. अब क्या है, नेक्स्ट चीज की कंडीशंस ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो भी अपने डिस्कस किए थे, बस उसको वापस से लिख लेते हैं. कंडीशंस ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. तो अपने ऐसा करेंगे कि अपने कोई टॉपिक अभी पूरा समझ में भी आ जाए, सेक्शंस भी याद हो जाए, इससे रिलेटेड जो केस लॉ है वो भी अपने को याद हो जाए, प्लस अपना नोट्स भी रेडी हो जाए, जिससे कि अपने को फिर इसको ही रेफर करना है ना. कंडीशंस ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. नंबर 1, सेम नंबर 1 जो फीचर्स में था वो वही यहाँ पे, देयर इज नो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. देयर इज नो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, पहले से कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है. नंबर 2, बेनिफैक्टर. याद है बेनिफैक्टर कौन होता है ना. कूली वाले एग्जाम्पल के इसमें बेनिफैक्टर कौन है, कूली है जो दे रहा है कुछ. बेनिफैक्टर हैज डन समथिंग, बेनिफैक्टर हैज डन समथिंग फॉर बेनिफिशियरी, राइट. एंड थर्ड, इंटेंशन इज नॉन ग्रेट्यूटस. सो नॉन ग्रेट्यूटस का मतलब क्या हुआ, टू गेट समथिंग
in return, to get something in return. Clear? So I repeat, है ना, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि लॉ इम्पोज करता है, देयर इज नो प्रायर एग्रीमेंट, कब करता है? जब कोई बंदा किसी दूसरे बंदे के लिए कुछ करता है विद द इंटेंट टू गेट समथिंग इन रिटर्न. ठीक है. कंडीशंस क्या क्या है? 3 कंडीशन है. पहला कंडीशन क्या है कि देयर इज नो ऑफर इन एक्सेप्टेंस. दूसरा कंडीशन क्या है कि बेनिफैक्टर बेनिफिशियरी के लिए कुछ करता है. कंडीशन नंबर 3 क्या है कि नॉन ग्रेट्यूटस इंटेंशन, मतलब बदले में कुछ लेने का इच्छा रहता है. 3 फीचर्स थे. क्या क्या थे? नंबर 1, देयर इज नो अग्रीमेंट, राइट, इम्पोज बाय लॉ. सेकंड क्या था? दिस इज राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन. एंड थर्ड वन कि डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड. परफेक्ट, याद है. अब अपने आगे बढ़ते हैं. ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट पार्ट था. सेकंड अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 68 to 72 में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि अलग से डिफाइंड है, जो अपने को डिस्कस करना है कि वो क्या क्या है, और राइट उसके ऊपर फिर केस लो. तो पार्ट 1 वाज कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, एंड दूसरा टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. तो सेक्शंस अपने को एकदम, है ना, याद रखना, एकदम याद रहेगा. सेक्शन 68, 69, 70, 71, 72. ठीक है. तो जैसे ही अपने को क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कोई बोले ना, तुरंत अपने को ये क्लिक करना चाहिए कि सेक्शन 68, 69, 70, 71, 72, ये 5 सेक्शन के अंदर टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कवर होते हैं. फाइन. तो अभी यहाँ पे ब्रॉड हेडिंग दो, टाइप्स. ठीक है. तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस कि वो अलग अलग टाइप क्या है, उसके बाद फिर अपने उसका डिटेल में जाते हैं. टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. है ना, टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. देयर आर 5 टाइप्स. तो अपने यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं. सेक्शन याद हो गया? 68, 69, 70, 71, 72. ठीक है. 68, 69, 70, 71, 72. अभी ये है क्या? सेक्शन 68 लिखो यहाँ. क्लेम्स फॉर necessaries supplied. Claims for necessaries supplied. दूसरा वाला पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन. ठीक है. अपने आते हैं डिटेल में आते हैं. पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन. थर्ड वन obligation of a person enjoying benefit of non gratuitous act. ठीक है. फोर्थ वन responsibility of finder of goods. and last one money paid और goods delivered भी यहाँ पे एक बार money paid लिख लेते हैं. money paid by mistake और caution. ठीक है. money paid by mistake or caution. money paid and goods delivered, both the things are covered here. So these are 5 types of quasi contract जो कि एक्ट में अलग से डिफाइंड है ना, जो कि अलग से क्लियरली डिफाइंड है, जिसको अपने को डिटेल में डिस्कस करना है. एंड बहुत इंटरेस्टिंग है. इसको नोट कर लो पहले. सेक्शन याद हो गया? 68 से 72. 68 to 72. तो होता है ना, जब अपने आंसर लिखते हैं लॉ का, तो ऐसा नहीं है कि अपने को सारा सेक्शन पता होना चाहिए, बट अगेन है ना, जो इम्पोर्टेंट वंस है वो अपने को पता हो,
तो फिर वो वैसा ही हो जाता है कि अपने आंसर में ना वो टेस्ट आ जाता है। जैसे अपने है ना सैंडविच बर्गर विथ एक्स्ट्रा चीज होता है, तो वो चीज वाला काम करता है ये सेक्शन। सेक्शंस, केस लॉ, इंपॉर्टेंट टर्म्स, डायग्राम्स, इन पे कमांड अपने को रखना है। मतलब दीज आर दी थिंग्स जो कि नंबर दिलाएंगे। हो गया, चलो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 68, द फर्स्ट वन। The first one, सेक्शन 68 क्या था? क्लेम्स फॉर नेसेसरी सप्लाइड, है ना। क्लेम्स फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू persons incapable of contracting। देखो सेक्शन 68, क्लेम्स फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। सबसे पहला बात कि भाई नेसेसरी का मतलब क्या होता है ना। नेसेसरी का मतलब क्या होता है बताऊं? रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। सो रोटी कपड़ा मकान जो है वो नेसेसरी के अंदर में आता है। एजुकेशन भी आता है, डू रिमेंबर, उसको भी अपने नेसेसरी में लेते हैं। अब ये जो नेसेसरी है वो तो हर किसी का अलग अलग हो सकता है ना। अगर मानो कि कोई रॉयल फैमिली से है तो उसके लिए जूस भी नेसेसरी में होगा, और कोई मानो कि कोई बहुत पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करता है तो शायद उसके लिए फिर जैसे अपने बोल सकते हैं ना कि ड्राई फ्रूट्स जो है वो उसके लिए नेसेसरी में नहीं है। तो नेसेसरी का कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है ना। इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो नेसेसरी का मतलब है कि भाई उस आदमी का जो जीवन शैली है ना, मतलब उस बंदे का जो जीवन शैली है उसके हिसाब से उसको किस चीज़ें की ज़रूरत है, तो वो नेसेसरी में कवर आता है। तो अगर अपने नेसेसरी सप्लाई करते हैं, किसको सप्लाई करते हैं? उस बंदे को जो कि इनकैपेबल है। तो इनकैपेबल बंदा कौन होता है भाई? माइनर इनकैपेबल है, राइट। माइनर कॉन्ट्रैक्ट, माइनर मतलब एज बिलो 18, वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता। देन अगर कोई पागल है ना, ल्यूनेटिक पर्सन, अगर कोई पागल है उसको अपने नेसेसरी सप्लाई करते हैं तो उसके प्रॉपर्टी से वी कैन क्लेम। जैसे मानो कि कोई पागल है, ही इज इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, उसको अपने उसका टेक केयर कर रहे हैं, है ना, उसको जो डेली की ज़रूरतें हैं वो अपने प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके प्रॉपर्टी से, अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो उसके प्रॉपर्टी से अपने पैसा को ले सकते हैं, मतलब उसको प्रॉपर्टी को सेल करके वी कैन रिकवर। बट दैट ल्यूनेटिक पर्सन इज नॉट पर्सनली लायबल। सिमिलरली वो जो माइनर है वो पर्सनली लायबल नहीं है, बट उसके प्रॉपर्टी से वी कैन रिकवर। तो किसको अपने नेसेसरी सप्लाई कर सकते हैं? एक तो वो बंदा जो इनकैपेबल है, और दूसरा उस इनकैपेबल बंदे के ऊपर अगर कोई डिपेंडेंट है ना, मतलब वो लोग जिसको वो इनकैपेबल पर्सन इज लीगली बाउंड टू सर्व। जैसे मानो कि कोई पागल है तो उस पागल का के अगर दो छोटे छोटे बच्चे हैं तो उस दो छोटे छोटे बच्चे को टेक केयर किसको करना था? पागल को करना था, लेकिन वो तो इनकैपेबल है। तो अपने क्या कर रहे हैं? उसको नेसेसरी सप्लाई कर रहे हैं प्लस उसके बच्चे को कर रहे हैं। तो दोनों का जो टोटल कॉस्ट है वो अपने उसके प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन देखो, जरूरी ये समझना है कि क्या क्या कंडीशंस है जिसको अपने को मीट करना है। सबसे पहला तो नेसेसरी सप्लाई करना है ना। लग्जरी की बात नहीं हो रही है, नेसेसरी की बात हो रही है। और नेसेसरी का मतलब क्या हुआ? नेसेसरी का मतलब रोटी कपड़ा मकान प्लस एजुकेशन, एंड डेट डिपेंड्स कि उसके लाइफ स्टाइल को क्या सूट करता है, ठीक है। किसको सप्लाई कर रहे हैं? टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, या फिर उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट है। दो तरह के लोग, एक तो जो इनकैपेबल है और एक उस पर कोई डिपेंडेंट है।
और अपने कहाँ से रिकवर कर सकते हैं, उसके प्रॉपर्टी से रिकवर करते हैं, इज नॉट पर्सनली, उसके प्रॉपर्टी से अपने रिकवर कर सकते हैं। तो ये सारे कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं तो अपने को ये पैसा वहाँ से मिल जाएगा फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त केस है। ठीक है, मैं पहले सिचुएशन बताता हूँ कि क्या हुआ था, देन यू थिंक कि क्या होना चाहिए, फिर अपने वो केस लॉ में क्या हुआ था वो अपने डिस्कस करेंगे। मतलब केस लॉ का नाम मैं बताता हूँ। तो हुआ क्या कि एक बच्चे को, मतलब माइनर को बिजनेस करना था। अब क्या माइनर बिजनेस कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है ना। जैसे मानो अभी तुम लोग अपना ही एज ले लो, तो तुम लोगों में से कुछ लोग होगा जो माइनर होगा, मतलब 17 के आसपास होगा, राइट। तो क्या तुम लोग बिजनेस नहीं कर सकता क्या? है ना, आराम से कर सकते हैं। तो अभी एक माइनर था, ठीक है, उसको बिजनेस करना था। तो उसने एक लेडी को अप्रोच किया कि भाई मेरे को बिजनेस करना है और मेरे को बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। तो उसने, जो मनी लेंडर थी, उसने बोला कि भाई मैं अगर तुमको पैसे देती हूँ तो भाई ये मेरे को पैसा वापस मिलेगा नहीं, क्योंकि भाई तुम तो माइनर है। अगर हम तुमको पैसा दे दिया और तुम मेरे को नहीं दिया तो भाई मेरा तो बैंड बच जाएगा, हम तो वापस रिकवर ही नहीं कर सकता। तो उस माइनर ने क्या बोला कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पे रख लो। फाइन, आप मेरे प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पे रख लो, अगर हम नहीं दे पाता है तो मेरा प्रॉपर्टी से रिकवर कर लेना। फेयर इनफ, बात समझ में आ रही है। अब हुआ क्या कि वो लेडी को बात समझ में आ गई कि चलो हाँ ठीक है, प्रॉपर्टी से आई कैन रिकवर। तो उस लेडी ने उसको लोन दे दिया। अब माइनर का बिजनेस हो गया फेल। अब एक बार सोचो कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या वो उसे रिकवर कर सकती है या नहीं? जस्ट थिंक। माइनर ने लोन लिया फॉर डूइंग बिजनेस। लेडी को कन्विक्शन नहीं था कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो माइनर ने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया। इवेंचुअली माइनर का बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। नाउ टेल मी, है ना, कि वो लेडी माइनर से पैसा रिकवर कर सकती है या नहीं? तो देखो इसमें ऐसा है कि माइनर ने जो लोन लिया था, क्या वो नेसेसिटी थी क्या? नहीं। तो सिंस वो नेसेसिटी नहीं है तो प्रॉपर्टी से रिकवर करने वाला सेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं होता, राइट। सो वो मॉर्गेज डीड जो हुआ था वो भी अपने आप में वॉइड एब इनिशियो था। तो शी कुडंट रिकवर फ्रॉम द माइनर, इट वाज हेल्ड कि भाई माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो वॉइड एब इनिशियो है, उसको उसको अपने इन्फोर्स नहीं कर सकते। ये केस लो है मोहरी वीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, 1903 कैलकाटा का ही केस है, जहाँ पे लोन अमाउंट वाज 10,500 और जो प्रॉपर्टी थी वो 20,000 की थी। ठीक है, हुआ क्या था, है ना, ये मोहरी बीवी और ये हो गया धर्मोदास घोष। ठीक है, सो मोहरी बीबी ने धर्मोदास घोष को 10,500 का लोन दिया और इसने बदले में अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज की, मॉर्गेज प्रॉपर्टी वर्थ 20,000। ठीक है, इसके पास थी कुछ, है ना, कुछ प्रॉपर्टी थी इसके पास जो इसने मॉर्गेज कर दिया। इवेंचुअली इसने जो बिजनेस किया था वो फेल हो गया एंड इट वाज हेल्ड कि वो इससे रिकवर नहीं कर सकती। तो यहाँ पे इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पे लिख लो। A loan of 10,500 was advanced to minor against the loan
minus property was mortgaged, minus property was mortgaged. It was held that agreement with minor इज void ab initio, है ना. void ab initio मतलब कि वो शुरू से ही void है, उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, वो शुरू से ही void है. void ab initio, hence mortgage was cancelled and loan amount couldn't be recovered. ठीक है, लोन अमाउंट couldn't be recovered. यहाँ पे क्या थोड़ा सा ट्विस्ट होता तो वो रिकवर कर सकती थी. बताऊं कि अगर उस माइनर ने, है ना, नेसेसिटी के लिए पैसे लिए होते, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन, तो फिर वो उससे पैसा रिकवर कर सकती थी. बस ने किया बिजनेस के लिए लिया, बिजनेस के लिए किया, तो फिर सेक्शन 68 इज नॉट एप्लीकेबल. क्लियर. तो ये पर्पस जो है ये अपने को देखना है. मतलब अगर मानो ऐसे केस लॉ भी एग्जाम में आता है तो अपने को ये देखना है कि जो माइनर है वो लोन क्यों ले रहा है. अगर वो लोन बिजनेस के लिए ले रहा है तो धर्मोदास इज एप्लीकेबल. अगर वो नहीं ले रहा है तो फिर अपने नेसेसिटी के लिए ले रहा है तो अपने बोल सकते हैं कि हाँ भैया वो उसकी प्रॉपर्टी से वो रिकवर कर सकता है. क्लियर है. अब सेक्शन 68 के जो पॉइंट्स है वो लिख लो. ठीक है. नंबर 1, a person supplies necessaries to other person or to anyone whom such other person is legally bound to support. Such other person must be, है ना, इनकैपेबल होना चाहिए ना. must be इनकैपेबल मतलब माइनर हो गया, ल्यूनेटिक मतलब पागल हो गया. The person who supplies necessaries is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person. ये वही सेम पॉइंट है जो अपने डिस्कस कर रहे थे, बट इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख लिया जिससे अपने बाद में रेफर कर सके इनको. तो इनको एक बार नोट कर लो. There are 5 sections, 5 types of quasi contract. The first one being necessary supplied to, किसको सप्लाई करते हैं, इनकैपेबल पर्सन या फिर पर्सन्स डिपेंडेंट ऑन
इनकैपेबल पर्सन। नेसेसरी का मतलब क्या हुआ? रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन। केस लॉ कौन सा याद रखना है? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। अच्छा, उसका केस लॉ का नाम लिख लो। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, है ना? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। होगी। अब सेक्शन 69, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, सेक्शन 69, इसमें क्या है? पेमेंट बाय एंड इंटरेस्टेड पर्सन, ठीक है। अभी देखो होता क्या है, यू नो मनी स्क्वायर मॉल पता है ना? तो मनी स्क्वायर में आइनॉक्स है, ये हो गया अपना मनी स्क्वायर मॉल, ठीक है। ये हो गया मनी स्क्वायर मॉल। इसके अंदर आइनॉक्स है। आइनॉक्स की फ्रेंचाइजी यहाँ पे है ना, सलमान भाई के पास है। और ये जो प्रॉपर्टी है, तो सलमान भाई, ये हो गया टेनेंट, ठीक है। और जो लैंडलॉर्ड है, जिसकी प्रॉपर्टी है, वो मनी भाई है, ठीक है। तो मनी भाई कौन हो गया? लैंडलॉर्ड। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अभी जैसे लॉकडाउन का फेज चल रहा है, सो थिएटर्स सारे बंद है ना, आइनॉक्स बंद है, लगभग 1.5 महीने से बंद है। तो ये जो एग्रीमेंट पे लिया हुआ ना स्पेस, तो जनरली जितने भी कॉर्पोरेट एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें एक क्लॉज होता है जिसके तहत अगर कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ जाएं, ये तो अनफोर्सीन था ना, मतलब किसी के हाथ में नहीं था, तो उस क्लॉज के तहत जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड को उस पीरियड का रेंट नहीं देगा, या राइट, उसके पास वो राइट्स रहता है कि उस पीरियड का वो उसको रेंट नहीं देगा। अगर ये होना चाहिए, एग्रीमेंट में एक क्लॉज होना चाहिए, तो कॉर्पोरेट एग्रीमेंट्स में बहुत बार ये क्लॉज होता है। तो एक बार मान लेते हैं कि जो सलमान भाई और मनी भाई के बीच में एग्रीमेंट था, उसके बीच में ये क्लॉज था। तो अभी क्या हुआ कि मनी भाई को नहीं मिल रहा है ना, यहाँ से रेंट नहीं मिल रहा है। तो अब क्या हुआ कि मनी भाई ने ये मनी स्क्वायर मॉल का, तो जैसे सलमान भाई से नहीं मिल रहा है वैसे बाकी टेनेंट से भी नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, रेंट नहीं मिल रहा है, एक बार मान लेते हैं। तो मनी भाई ने क्या हुआ, जो प्रॉपर्टी टैक्स था जो कि केएमसी को देना था अराउंड 25 lakhs का, है ना, ये टैक्स मनी भाई ने डिपॉजिट नहीं किया। तो मनी भाई का कंटेंशन ये था, भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, रेंट का पैसा तो आ ही नहीं रहा, तो हम प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ से जमा करवाएगा। अब इसने टैक्स नहीं किया, तो केएमसी ने, है ना, ये पैसा किसको देना था? केएमसी को। तो केएमसी ने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को ऑक्शन में निकाल दिया कि भाई मेरे को प्रॉपर्टी का टैक्स मिल नहीं रहा है, केएमसी का पॉइंट था, तो उसने इस प्रॉपर्टी को ऑक्शन पे निकाल दिया। अब ये बात पता चला सलमान भाई को, तो सलमान भाई ने फ़ोन किया मनी भाई को कि भाई ये पैसा दे दो टैक्स का, नहीं तो
वो लोग प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर देंगे। अच्छा, ऑक्शन कर देंगे तो क्या सलमान भाई का धंधा बंद हो जाएगा? है ना, प्रॉपर्टी ऑक्शन हो गया तो फिर वहाँ पे वो कैसे थिएटर रन करेंगे? पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाता है तो उनका धंधा खत्म। तो अब वो बार बार मनी भाई को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया आप इसका पैसा दे दो, बट वो नहीं दे रहे हैं। अब इवेंचुअली वो डेट पास आते जा रहे हैं, तो सलमान भाई थॉट कि भाई ये जो पैसा है ये अपने दे देते हैं, क्योंकि नहीं देंगे तो अपना फिर जो पूरा बिजनेस है वो ख़त्म हो जाएगा, जगह ही नहीं रहेगा तो फिर थिएटर कहाँ से रन करेंगे। तो सलमान भाई ने क्या किया, ही पेड टू KMC, पेड टू KMC, है ना, कितना पैसा दिया? 25 लाख रुपया KMC को दे दिया। अच्छा, क्या ये पैसा देने का जिम्मेदारी सलमान भाई का था क्या? नहीं, किसका जिम्मेदारी था? मनी भाई का। लेकिन सलमान भाई ने क्यों दिया? क्योंकि सलमान भाई का इंटरेस्ट है इसमें, राइट। उसका इंटरेस्ट क्या है कि अगर वो पैसा नहीं देगा तो प्रॉपर्टी जो है वो ऑक्शन हो जाएगा। और ये जो 25 लाख रुपया है ये मनी भाई वाज लीगली बाउंड किसको पे करना है, ठीक है। अब जब मनी भाई उसका जब लॉकडाउन हटा, है ना, जब चीज़ें नॉर्मल हो गई, तो मनी भाई जब उससे रेंट लेने के लिए आएगा कि भाई मेरे को इस महीने का रेंट दो, तो सलमान भाई हैज एवरी राइट कि वो रेंट से 25 लाख डिडक्ट करके फिर बैलेंस अमाउंट उसको पे करे, ठीक है। एब्सोल्युटली क्लियर कि भाई यहाँ पे ये जो पैसा था ये सलमान भाई को ऑब्लिगेशन नहीं था ना कि उसको KMC को देना है, था किसका? मनी भाई का। तो ही वॉज लीगली ऑब्लाइज टू पे। कंडीशन नंबर 1, ही वॉज लीगली ऑब्लाइज टू पे। क्या यहाँ पे सलमान भाई इंटरेस्टेड पार्टी है? यस, ही इज इंटरेस्टेड पार्टी, क्योंकि अगर ये ऑक्शन हो जाता है तो इनका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो मनी भाई जिसके लिए लीगली ऑब्लाइज था और यहाँ सलमान भाई का इंटरेस्ट था, तो इन्होंने मनी भाई के अगेंस्ट में टैक्स का पैसा दे दिया, ठीक है। तो ये जो पैसा इसने दिया, इस पैसे को वो सब्सिक्वेंटली मनी भाई से रिकवर कर सकते हैं। तो दिस इज द पॉइंट, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड पर्सन कौन हुआ? सलमान भाई। क्लियर है? चलो अभी नोट करो पॉइंट्स। सेक्शन 69 के रिस्पेक्ट्स में जो पॉइंट है ना, उसको यहाँ पे नोट करो। नंबर 1, amount paid by a person the payment made should be bona fide for the protection ऑफ वंस इंटरेस्ट, ठीक है। तो वंस इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे कौन हुआ? वो सलमान भाई है ना, ब्रैकेट में लिख सकते हैं सलमान भाई। पॉइंट नंबर 3, द पेमेंट शुड नॉट बी voluntary one. The payment should not be voluntary one. भाई वो सलमान भाई क्या खुश होके पैसा दिया था कि अपना इच्छा से? नहीं, है ना। ये तो मतलब जो पैसा था उसके लिए मनी भाई वाज लीगली ऑब्लाइज्ड कि टैक्स का पैसा देना ही पड़ेगा। तो वॉलंटरी पेमेंट मतलब अपना इच्छा से दे दिया, देयर इज नो ऑब्लिगेशन। तो पेमेंट शुडंट बी वॉलंटरी। पॉइंट नंबर 4, the payment must be such as the other party was bound by law to pay. So other party का मतलब क्या हो? मनी भाई। must be bound by लॉ टू पे। हम इंटरेस्टेड है, हमने वॉलंटरी पेमेंट नहीं किया, है ना, और सामने वाला का लीगल ऑब्लिगेशन था कि उसको पेमेंट करना था।
क्लियर है? सो पहला वाला क्या था सेक्शन 68, नेसेसरीज सप्लाइड टू person incapable of contracting or to person dependent on such person. सेक्शन 69 क्या है? पेमेंट मेड बाय इंटरेस्टेड पार्टी. अच्छा बताओ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स का कंडीशन क्या था? 3 कंडीशंस थे ना. पहला कंडीशन बताओ क्या था? कंडीशन नंबर 1. कंडीशन नंबर 1 था कि देयर इज नो ऑफर नो एक्सेप्टेंस. कंडीशन नंबर 2 बताओ क्या था? कि बेनिफैक्टर डज समथिंग फॉर द बेनिफिशियरी. एंड कंडीशन नंबर 3 विथ नॉन ग्रेटिट्यूस इंटेंट, है ना, बदले में कुछ लेने का. फीचर्स क्या थे? 3. फीचर नंबर 1 क्या था? कि देयर इज नो एग्रीमेंट, सेम. नंबर 2 कि राइट इज क्रिएटेड अगेंस्ट अ पर्सन. एंड नंबर 3 डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड. फाइन. अब आ जाओ सेक्शन 70 पे, राइट, मतलब पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3 सेक्शन 70, obligation of person enjoying benefits of non gratuitous act. ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेट्यूटस एक्ट. तो ये एक तरीके से ना एक जनरल प्रोविजन है कि अगर, है ना, ये एकदम प्लेन एंड सिंपल ये बोलता है कि कोई अगर अपने लिए कुछ कर रहा है विद द इंटेंशन टू गेट समथिंग इन रिटर्न, तो अपना ऑब्लिगेशन होता है कि अपने उसको ऑब्लाइज करे, अपने उसको कुछ दे, है ना. कोई भी अपने लिए कुछ कर रहा है विद द इंटेंशन कुछ पाने के लिए, तो ये अपना भी फिर वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि अपने उसके लिए कुछ करें. ठीक है. अब जैसे इसके अंदर अभी तो मेरे को ये बताऊं, से फॉर एग्जांपल अपने जब बस में ट्रैवल करते हैं ना, तो वहाँ पे देखते हो बहुत बार वो बादाम लेके आते हैं. तो अपने बस में ट्रैवल कर रहे थे, वो बादाम पकड़ाया, अपने बादाम ले लिए, चबाना शुरू कर दिए. तो क्या अपने को उसको पैसा देना चाहिए? क्या? ऑफ कोर्स देना है, राइट. तो वहाँ पे वो अपने को कुछ बेनिफिट दे रहे हैं विद द इंटेंट टू गेट समथिंग इन रिटर्न. तो वी आर अंडर ऑब्लिगेशन कि अपने उसको, ठीक है, रीपे करें. रीपे कैसे करेंगे? जो भी उसका पैसा है वो देकर. सेम एग्जांपल, अगर अपने रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगेन कैफ़े में जाते हैं, वहाँ पे अपने कुछ ऑर्डर करते हैं, अपने वहाँ पे खा लेते हैं, तो अपने को वहाँ पे फिर बिल्स को पे करना है. कूली वाला एग्जांपल अगेन यहाँ पे वी कैन डिस्कस. लेकिन अगर मानो लंगर वाला एग्जांपल अगर अपने लेते हैं, तो लंगर में क्या होगा कि अपने वहाँ पे खाते हैं, तो क्या सामने वाला का कोई इंटेंट रहता है क्या कि बदले में कुछ ले? नहीं, है ना, उसका कोई इंटेंट नहीं होता है. तो वहाँ पे दिस सेक्शन 70 इज नॉट एप्लीकेबल. तो सेक्शन 70 इज वेरी क्लियर, है ना, एकदम जनरल सा चीज़ है कि कोई अपने लिए कुछ करता है विद द इंटेंट टू गेट समथिंग इन रिटर्न, तो अपने को उसको वहाँ पे देना चाहिए. ठीक है. अब जैसे एक फायर वाला यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल है जो कि थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, कि जैसे मानो कि कहीं पे आग लग जाती है ना, और कोई बंदा है वो जाके वहाँ पे आग बुझा देता है. तो अगर वो वहाँ पे आग बुझाता है विद द इंटेंट कि उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए, वो समाज सेवा के हिसाब से बस वो ऐसा करता है, तो वहाँ पे देयर इज नो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन अगर वो आग बुझाता है विद द इंटेंट, है ना, वो वहाँ पे हेल्प करता है विद द इंटेंट कि उसको बदले में कुछ मिले, तो अपने को वहाँ पे उसको कुछ पे करना चाहिए. ठीक है. तो इट डिपेंड्स ऑन दी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस कि वहाँ पे सामने वाले बंदे का इंटेंट क्या था. अगर उसको कुछ लेने का है तो वहाँ पे अपने को उसको देना होगा. तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो लिख लो. A person had done the act or had delivered the thing lawfully. He didn't do so gratuitously.
ना, मतलब चैरिटी के लिए वैसा वो नहीं कर रहे हैं। The other person enjoyed the benefit. तो सेक्शन 68 क्या था? क्लेम अगेंस्ट नेसेसरी सप्लाइड टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, 68 था ये। 69 क्या था? पेमेंट बाय इंटरेस्टिंग पार्टी। 70 क्या है कि व्हेन वी हैव रिसीव्ड सम ऑब्लिगेशन, है ना, फ्रॉम सम पर्सन जिसका नॉन ग्रेटिटस इंटेंट है कि वो बदले में कुछ लेना चाहते हैं। ठीक है। 68 जो सेक्शन था जिसमें माइनर को अपने जिसमें इनकैपेबल पर्सन को अपने नेसेसिटीज अप्लाई कर रहे थे, वहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि वो नेसेसिटीज होना चाहिए। नेसेसिटीज का मतलब क्या हुआ? रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन। सामने वाला पर्सन इनकैपेबल होना चाहिए, माइनर हो गया, जेनेटिक हो गया। किसको किसको अपने सप्लाई कर सकते हैं? इनकैपेबल पर्सन को, या फिर उस पर कोई डिपेंडेंट है उसको। ठीक है। और कैसे अपने रिकवर कर सकते हैं? उसका प्रॉपर्टी से। डेट पर्सन इज नॉट पर्सनली लायबल, उसका प्रॉपर्टी से अपने रिकवर कर सकते हैं। सेकंड वाला क्या था? पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी। इसमें क्या था कि अपने पेमेंट करते हैं, वी आर इंटरेस्टेड पार्टी, मतलब वहाँ पे अपना कोई इंटरेस्ट है उस पेमेंट करने में। और ये पेमेंट जो है वो वॉलेंट्री नहीं है, मतलब सामने वाला के अंदर कोई लीगल ऑब्लिगेशन था पेमेंट करने का, फिर भी वो नहीं किया, तो अपने उसके बदले में ही कर रहे हैं अपना इंटरेस्ट को बचाने के लिए। थर्ड वाला क्या है कि जो बंदा कुछ नॉन ग्रेटिटसली सामने वाला कुछ कर रहा है और उसको वो इंजॉय कर रहा है, तो इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे बैक। ठीक है। अगर कोई अपने लिए कुछ करता है विद द इंटेंट टू गेट समथिंग इन रिटर्न, तो वी आर अंडर ऑब्लिगेशन टू पे हिम बैक। फोर्थ वन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फोर्थ वन, सेक्शन 71, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, है ना, कि किसी को अगर कोई सामान मिल जाता है तो उसका क्या जिम्मेदारी है। नाउ जस्ट थिंक ऑफ, ऐसा अपना कोई दोस्त के साथ डेफिनेटली हुआ होगा, या तुम लोग भी सुनता होगा कि मोबाइल के गाड़ी के अंदर मोबाइल छूट गया। कि हमने ओला उबर बुक किया, आपने जा रहे थे, और अपने क्या है कि अपना गलती से कैब के अंदर ही मोबाइल छूट गया। तो अगर अपना मोबाइल गाड़ी में छूट जाता है तो वो ड्राइवर बोल सकता है कि भैया आप तो छोड़ दिए, आप तो इसको लावारिस समझ के यहीं पे त्याग दिए थे, तो अब तो ये मेरा हो गया, हम आपको वापस नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। ही इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन कि उसको वो वापस करना पड़ेगा। ठीक है। अगर अपना वहाँ पे मोबाइल छूट जाता है उसको वापस करना पड़ेगा ना। अगर मानो किसी का वॉलेट छूट जाता है गाड़ी में, तो क्या ड्राइवर को वापस करना होगा? क्या इसको पेमेंट करना होगा? मानो तुम कोई दुकान में जाते हो, है ना, तुम जैसे मानो कि एक शॉप में गए, वहाँ पे तुम्हारा पैकेट छूट गया, और अपने पैकेट लेके वहाँ पे गए थे कुछ शॉपिंग करने, मतलब कहीं जा रहे थे, कुछ लेके वहाँ पे छूट गया, और अपने जब निकले तो वो पैकेट लेना भूल गए, तो अपने उस पैकेट को लेने वापस जाएंगे तो दुकान वाला बोल सकता है क्या कि भैया भूल जाइए उस पैकेट को, आप तो छोड़ के चले गए थे? नहीं, इज अंडर ऑब्लिगेशन कि उसको देना पड़ेगा। राइट। तो वही भी, है ना, एक पर्सन इज फाइंडर ऑफ द गुड्स, जिसको कोई सामान मिलता है, ही इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सेक्शन 17 बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी बंदा को कोई सामान मिलता है तो ही इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन कि उस सामान को वो वापस करे। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग कंडीशंस। सबसे पहला तो क्या है कि उसको अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी ओनर को ढूंढने के लिए। भाई ऐसा अगर होता है कि भाई कोई आदमी सामान भूल जाता है, अपने को मिल जाता है, और सामने वाला खुद ही लेने आ जाए तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर
ठीक है, पहला क्या था कि अपने को ओनर को ढूंढना चाहिए, दूसरा कोई भी खर्चा होता है तो अपने ओनर से क्लेम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर अपने को ओनर नहीं मिलता, अब ऐसा मत करना कि सामान मिला और अपने ओनर को ढूंढे नहीं, बोले ओनर मिला नहीं सामान अपना, नहीं ऐसा नहीं। अपने अच्छे बच्चे हैं, तो अगर अपने को मानो कोई वॉलेट मिलता है तो वॉलेट का ही कि भाई अपने ढूंढेंगे कौन है भाई, इस वॉलेट किसका है। अगर फिर भी ढूंढने के बाद भी अगर ओनर नहीं मिलता है तो फिर अपने उस सामान को अपने पास रख सकते हैं। अगर ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता है तो अपने उस सामान को रख सकते हैं, ठीक है। देयर आर सम कंडीशंस जब अपने उस सामान को बेच सकते हैं। वो कंडीशन क्या है, मानो कि भाई एक आदमी एक दुकान में जाता है ना, और वो दुकान के अंदर 5 किलो आम छोड़ के आ जाता है, ठीक है। अब भाई वो तो आम है, कपड़ा तो नहीं है कि अपने उठा के रख दिए जब आएगा ले लेगा, आम तो खराब हो जाएगा ना। तो इन डेट केस वो वहाँ पे, क्योंकि वो पेरिशेबल गुड्स है तो वो उसको सेल कर सकता है। दूसरा, अगर अपने को ओनर के ढूंढने के प्रोसेस में या सामान का रखने का जो अपना कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स का 2/3 या उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो अपने सामान को बेच सकते हैं। द टू कंडीशन नंबर 1 क्या है कि अगर पेरिशेबल नेचर का गुड्स है तो वी कैन सेल। दूसरा, अगर अपना जो टोटल खर्चा है ना, जो अपना लॉफुल एक्सपेंस है वो 2/3 या उससे ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में भी अपने सामान को बेच सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार केस स्टडी है, मैं तुमको सिचुएशन बताता हूँ, तुम एक बार सोचो कि यहाँ पे क्या इसका आउटकम होना चाहिए। एक बंदा था, वो एक दुकान में गया, ठीक है, किसी भी चीज़ की दुकान थी, वो उस दुकान में गया, उसको उस दुकान में नीचे में डायमंड मिला, गिरा हुआ था, ठीक है। अब वो आदमी क्या किया, उस डायमंड को उठाया और उस दुकान वाले के पास जाके रख दिया। उसने बोला कि भैया ये डायमंड मुझे जो है इस दुकान से मिला और आप इसको एक बार रख लो। अच्छा, जनरली अगर ऐसा हो तो आदमी क्या बोलेगा, अरे भैया तो मेरा ही डायमंड था, हम तो ढूंढ रहा था सुबह से, अच्छा हुआ आप ढूंढ दिए, मिल गया मेरे को, बताइए अब चाय ठंडा क्या पियेंगे। तो ऐसा नहीं था, उस बंदे ने ऐसा कुछ नहीं बोला, तो ही अग्रीड कि भाई चलो उसके दुकान में मिला, किसी और का था, और वो बंदा भी भला आदमी था, उसने उस दुकान वाले के पास रखवा दिया, ठीक है। अब ही सीरियसली ट्राइड काफ़ी दिनों तक कि ढूंढे कि भाई किसका है ये, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी उसको ये पता नहीं चला कि ये डायमंड किसका है ना। जनरली ही ट्राइड, बोलने के लिए नहीं। अब उस बंदे ने जिसको वो डायमंड गिरा हुआ मिला था, उसने उस दुकान वाले को, उस मतलब जिसके दुकान में उसको डायमंड मिला था, जो भी खर्चा है डायमंड को स्टोर करने का, उसका सेफ्टी के लिए उसका कुछ भी खर्चा लगा होगा, तो वो खर्चा ये उसको बोला कि भाई यू टेक दिस मनी, तुम्हारा जो भी खर्चा लगा और मेरे को ये डायमंड वापस कर दो। वो बंदा बोला कि हम तुमको डायमंड वापस नहीं करेगा, है ना, तुमको भी तो गिरा हुआ मिला था, मेरा दुकान से मिला था, तो ये मेरा हो गया, क्योंकि जिसका है वो तो पता ही नहीं किसका है। नाउ यू टेल मी कि वो दुकान वाला क्या डायमंड को रख सकता है, या इफ नॉट देन क्या होना चाहिए इसका। मैं वापस वही पर समझाता हूँ कि एक बंदे को एक दुकान में एक डायमंड गिरा हुआ मिला, उसने उस दुकान वाले के पास जाके बोला कि भाई आप इस डायमंड को रखिए, आपकी दुकान में मिला था, मैं ढूंढता हूँ कि इसका कौन ओनर है। उसने जेन्युइनली कोशिश की ओनर को ढूंढने की, लेकिन उसको ओनर नहीं मिला। तो फिर उसने काफ़ी दिनों के बाद उस दुकान में वापस वो गया, उसको वो ऑफ़र किया कि भैया आपको उस डायमंड का सेफ्टी के लिए या रखने के लिए जो भी खर्चा लगा आप ले लो और यह डायमंड मेरे को वापस कर दो। लेकिन वो दुकान वाला बोला कि भाई तुम कौन, है ना, पहचान कौन। तो वो उसको वापस नहीं किया, क्योंकि एक्चुअल ओनर तो पता ही नहीं कौन था। तो क्या वो दुकान वाला ऐसा कर सकता है कि वो डायमंड को रख सकता है क्या? सोचो एक बार, टेक यू टाइम। So it was held कि
उस दुकान वाले को वो डायमंड वापस करना पड़ेगा। किसको? जिसको वो मिला था उसको। क्योंकि कंडीशन ये है कि अगर आपको कोई सामान मिलता है तो वो सामान क्या तो जिसका है उसको वापस कर दो, और अगर अपने उस बंदे को नहीं ढूंढ पा रहे जिसका वो है तो अपने उस सामान को रख सकते हैं। तो अगर अपने को कोई भी सामान कहीं पड़ा हुआ मिलता है तो अपने पास उस सामान पे पूरा हक है, बशर्ते अपना जेन्युइन कोशिश करने के बाद भी अपने को ओनर नहीं मिलता है। ठीक है। सो ये जो केस है वो हॉलिन्स वर्सेस हॉलर का है, ये भी अपने को याद रखना है। तो पहला केस लॉ क्या था? मोरी वी वर्सेस धर्मोदास, और ये हॉलिन्स वर्सेस होलर। ठीक है। तो ये केस लॉ का डिटेल्स पहले लिख लेते हैं, फिर अपने कंडीशंस पे आएंगे। ठीक है। जो केस लॉ है वो है हॉलिन्स वर्सेस होलर, है ना। तो यहाँ पे एक बंदा है जो कि शरीफ बंदा है ना। शरीफ बंदा क्यों भाई? डायमंड मिला फिर भी शॉपकीपर को दे दिया। तो ये फाइंडर है। दूसरा बंदा जिसकी शॉप है, ये थोड़ा सा बदमाश टाइप है ना, इसका नियत में कोड था। ये हो गया शॉप ओनर। अब देखो फाउंड ए डायमंड, ठीक है, ऑन फ्लोर ऑफ द शॉप and handed over ये डायमंड बड़ा सारा। तो उसको एक डायमंड मिला जो उसने उसको हैंड ओवर कर दिया। क्या क्या यहाँ पे पॉइंट्स था? बाई हिम, है ना, मतलब ये ऑफर की जो भी खर्चा लगा वो ले लो। देन एच रिक्वेस्टेड है, मान लो ये एच है और ये एच रिक्वेस्टेड है टू रिटर्न द डायमंड, एफ रिफ्यूज्ड। किसी को भी कोई सामान मिलता है और अगर अपने को का पता नहीं चलता तो वो सामान को वो रख सकते हैं। इज एवरी राइट टू कीप दैट गुड।
कब वो सेल कर सकते हैं, दैट टू कंडीशन, पेरिसेबल हो या फिर उसका जो लॉफुल एक्सपेंस है वो 2/3 या उससे ज़्यादा लग गया, और जो भी उसका लॉफुल एक्सपेंस लगा वो क्लेम कर सकता है वो ओनर से। ठीक है, हॉलिन्स वर्सेस हॉलर, याद रहेगा, हॉलिन्स वर्सेस हॉलर। चलो इसके पॉइंट्स लिख लूँ। ये थोड़ा सा अपने को याद रखना है कि कोई आदमी को सामान मिलता है तो उसका जो राइट है ना वो बेली जैसा हो जाता है। बेली का मतलब क्या हुआ, बेली वो बंदा होता है जो कि सामान होल्ड करता है किसी और के बदले, है ना, मतलब उसके पास लीगल राइट नहीं है, अभी तक नहीं है, और वो किसी और के बदले सामान होल्ड कर रहा है। जैसे अपने कुछ कुरियर करते हैं, तो अगर जब अपने सामान कुरियर करते हैं तो अपने सामान अपने कुरियर एजेंट को देते हैं ना, तो जब तक वो सामान कुरियर एजेंट के पास रहता है, जब तक सामान उसके पास रहता है, तो वो जो अपना कुरियर एजेंट है ना, वो बेली की तरह काम करता है कि वो सामान को रख के रखा है और बाद में उसको वो रिटर्न करना है। तो जिसको सामान मिलता है वो बेली की तरह एक्ट करते हैं। ही इज लायबल टू ये उसका लीगल ऑब्लिगेशन है कि उसको ट्रू ओनर, जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है, उसको ढूंढने का कोशिश करना, और जब तक वो नहीं मिले तब तक उस सामान को देखना है। मतलब सामान मिल जाए तो भी एक जिम्मेदारी है, वो इसको संभाल के रखना है, प्रोवाइडेड तुम जिम्मेदारी समझो और सामान अपना नहीं समझो। ठीक है, जो अपना खर्चा लग रहा है डेट वी कैन क्लेम, और जब तक वो अपने को नहीं देता तब तक अपने सामान को अपने पास रख सकता। फाइल अ सूट अगेंस्ट सच कंपनसेशन।
the two conditions. तो नेक्स्ट टाइम कोई सामान मिले तो ऐसा मत करना, राम राम जपना परायमल अपना। लीगल जिम्मेदारी है, लीगल ऑब्लिगेशन है कि अपने को ओनर को ढूंढना है और उसको वापस करना है। हाँ वो नहीं मिले तो सेक्शन 72 फिफ्थ वन ना, लास्ट वन। तो अभी के 4 याद हैं। 68 क्या था, नेसेसरी सप्लाई करना इनकैपेबल को। दूसरा क्या था, 69 क्या था बताओ, पेमेंट बाई इंटरेस्टेड पार्टी। नंबर 70 क्या था कि देयर इज ऑब्लिगेशन ऑन पार्ट ऑफ अस, अगर सामने वाला कोई अपने को नॉन ग्रेटिडियस सर्विस देता है तो। 71 क्या था, फाइंडर ऑफ गुड्स है ना। 72 लायबिलिटी फॉर मनी पेड things delivered by mistake और अंडर क्वेश्चन। कि भाई कोई अगर अपने को गलती से कोई चीज़ दे देता है या कुछ पैसा दे देता है, ठीक है, या कोई धमका के अपने से कोई सामान ले लेता है, दो अलग अलग बातें। एक कोई गलती से दे देता है, गलती से दे देता है मतलब दैट्स मिस्टेक, और कोई अगर अपने से फोर्सफुली है ना, बाई अप्लाइंग फोर्स अगर अपने से पैसा या सामान ले लेता है तो अपने वहाँ पे उस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं, अपने के पास एक लीगल राइट बनता है। अब देखो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी कॉमन। पहला ये कि भाई यहाँ पे ना ये एक सोसाइटी है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रोसरी शॉप है ना, यहाँ पे ग्रोसरी शॉप है। तो ये एक दुकान है, यहाँ पे एक और दुकान है, ठीक है। ये वाला जो दुकान है वो गिरधारी लाल का, ये वाला जो दुकान है वो मोहन लाल का, ठीक है। यहाँ पे एक लेडी है, वो अपने बेटे को बोलती है कि भाई तुम गिरधारी लाल को 5,000 रुपया देकर आ जाओ। ठीक, उसका बाकी था, वो उसके घर में सामान सप्लाई करता था, वो उसको 5,000 रुपया देकर आ जाओ। अच्छा, ये कभी सामान लाने जाता नहीं था, है ना, वो फ़ोन पे ऑर्डर कर देती थी, वो सामान घर पे आ जाता था। तो ये जानता नहीं है कौन गिरधारी कौन मोहनलाल, इसको पैसा किसको देना था, गिरधारी लाल को। तो ये गया मोहनलाल की दुकान में और बोला कि भाई मम्मी 5,000 रुपया दी है, ले लीजिए। मोहनलाल बोला भाभी जी खुश है, दे रही, क्यों मना करे। तो ये इस बच्चे से 5,000 रुपया ले लिया। शाम को गिरधारी लाल का फ़ोन गया उसके पास कि भाई आप पैसा भिजवाए नहीं, बात था देने का। तो वो टेंशन में आई, तो फिर वो गई, तो वहाँ पे बेटे को साथ लेके गई, तो पता चला कि उसने पैसे मोहनलाल को दे दिया था। तो मोहनलाल को पूछा कि भाई इसने जब पैसे दिए तो तुमने लिए क्यों।
तो उसने बोला कि भाई इसने तो बोला मम्मी दी है, और हम देखा भाभी जी को नाराज़ क्यों करें। तो यहाँ पे जो मोहनलाल को पैसा मिला था वो अंडर मिस्टेक मिला था ना, तो ही इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे। सिमिलरली मानो भी तुम्हारे बैंक अकाउंट में गलती से 50 लाख रुपया क्रेडिट हो जाता है ना, अगर मानो ऐसा हो जाता है तो क्या तुम बैंक वालों को पैसा निकालने से मना कर देगा क्या, कि भाई नहीं ये तो मेरे पास आ गया, लॉटरी का पैसा वापस नहीं ले सकता? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। अंडर मिस्टेक अगर क्रेडिट हुआ है तो वापस करना पड़ेगा, है ना। सिमिलरली जैसे मानो कि अपने ना राखी के टाइम पे अपने कुछ गिफ्ट्स राखी वगैरह डिलीवर करते हैं, मतलब अपनी जो बहन है वो दूसरी सिटी में अपने उसको डिलीवर करते हैं। तो जो कुरियर है वो बेली का काम कर रहा है, अभी अपने बात किए थे। तो वो जब वहाँ पे जाता है ना राखी लेकर, तो वो बहुत एक्साइटेड रहती है कि भाई राखी आया है, गिफ्ट्स वगैरह आए हैं। तो वो उसको बोलता है कि भाई ये तभी हम आपको देगा जब आप हमको 500 रुपया देगा, अदरवाइज नहीं देगा। अब यहाँ पे गलत है ना 500 रुपया मांगना, लेकिन ठीक है वो सोची कि भाई अभी तो 500 दे के सामान लेते हैं और सी टू इट लेटर। तो उसने उससे वो पैसा ले लिया। बाद में शी कैन फाइल अ केस कि भाई इसने मेरे से अंडर कोर्सन ये रुपए लिए। तो अंडर कोर्सन मतलब जब सामने वाला फोर्सफुली अपने से कुछ ले रहा है, मिस्टेक मतलब जब सामने वाला गलती से अपने को दे रहा है ना। इसमें एक और एग्जांपल, ये तो खैर पैसे की बात थी। अगर मानो यहाँ पे पैसा नहीं होता है ना, और गुड्स होते हैं, अगर पैसा नहीं होता है और गुड्स होते हैं, जैसे ऐसा है कि चिंटू का बर्थडे है ना, ये चिंटू है, चिंटू का बर्थडे है। अच्छा, चिंटू का जहाँ पे घर है ना, चिंटू का जो घर है उसके बगल में ही, उसके बगल में चीनू का घर है, ठीक है। तो बर्थडे किसका है? चिंटू का, और ये लोग दोनों नेबर्स है। अब इनका एक फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड का नाम क्या है? गोलू, है ना, ये गोलू है। तो इनके एक फ्रेंड ने ऑर्डर किया कि भाई एक केक शॉप को कि इसके यहाँ पे केक डिलीवर कर दो। इसके नीचे में जो गेट कीपर है ना चिंटू चीनू के, वो गेट कीपर को ना थोड़ा सा ऊंचा सुनता है। तो वो जब केक लेकर आया, उसने बोला कि भाई चिंटू का घर कौन सा है। उसको सुनाई दिया क्या कि चीनू का घर कौन सा है। तो उसने केक को इसके यहाँ पे डिलीवर करवा दिया। चीनू बेचारा है ना, देखो ऐसे ही सूखा सा हो गया रखा है, केक वेक खाए इसको जमाना हो गया। तो ये देखा यार आज केक आया है, क्या बात, ये फटाफट सारा का सारा केक हजम कर गया, ठीक है। केक वाला, केक बर्थडे किसका था? चिंटू का। इसका कान थोड़ा ख़राब, इसको पूछा भाई चिंटू का घर कौन सा, इसको सुनाई दिया चीनू का घर। उसने केक वाले को यहाँ भेज दिया। चीनू बोला यार सुबह सुबह केक आ रहा है, चलो पूरा खा के नक्की कर गया, है ना, थोड़ा सेहत बन जाएगा। अब चीनू इज अंडर ऑब्लिगेशन, चीनू इज अंडर ऑब्लिगेशन कि वो क्या तो केक या फिर वो केक का पैसा वापस करे, ठीक है। चीनू इज अंडर ऑब्लिगेशन, वो क्या तो केक या केक का पैसा को वापस करे। तो कोई भी आदमी गलती से अगर अपने को सामान दे देता है या पैसा दे देता है तो अपने को उसको वापस करना है, और कोई बाई फोर्स अपने से ले लेता है तो अपने पास राइट है कि अपने उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, एकदम क्लियर है। तो यहाँ पे सेक्शन 72 में नोट कर लो कि the recipient must repay or return the money और goods, है ना, जिसको भी मिला उसको वो वापस करना चाहिए।
तो अपने जो केस जो एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस किए ना, वो एग्जांपल्स एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स को भी नोट कर लो। नंबर वन, A and B jointly owe ₹100 to C, मतलब A और B को मिल के C को पैसा देना है। A alone pays the amount to C and B, not knowing this fact, pays ₹100 over again to C. C is bound to pay the amount to B. A और B को मिल के C को 100 रुपया देना था। A जो है वो अकेले जाके C को 100 रुपया दे देता है। B को पता नहीं था कि A ने दे दिया, B भी जाके दे देता है। C सोच रहा है भाई घर में है ना, घर में आई लक्ष्मी कौन मना करे, तो उससे भी 100 रुपया ले लेता है, उससे भी 100 रुपया ले लेता है। तो C को 100 रुपया वापस करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमने बात किया था वैसा ही है, नोट कर लो इसको। नंबर 2, हमने जो राखी वाला एग्जांपल लिया था ना, वो नोट कर लो। सी रिलेटेड एक एग्जांपल है। अ रेलवे कंपनी refuses to deliver of certain goods to the consignee except upon the payment of an illegal charge और कैरेज, है ना। तो अपने बात कर रहे थे कुरियर एजेंट का। यहाँ पे रेलवे कंपनी कोई कंसाइनी मतलब सामान लेके जा रहा है, रेलवे से सामान जाता है ना, तो वो डिलीवर करने से मना कर दिया कंसाइनी को। वो बोला कि भाई पहले मेरे को कुछ पैसा चाहिए तभी हम सामान डिलीवर करेगा। द कंसाइनी पेज द सम चार्ज्ड in order to obtain the goods। वो देखा पहले सामान तो ले लें, बाद में सल्टेंगे। he is entitled to recover as much of the charge that is illegally एक्सेसिव। तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो उससे रिकवर कर सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो उससे रिकवर कर सकते हैं। भाई रेलवे कंपनी को अपने सामान दे रहे हैं तो साथ में फेयर तो पे कर ही रहे हैं सामान ले जाने का। अब वो अपना कंसाइनी को बोलता है हम सामान तभी देगा जब तुम मेरे को इतना अमाउंट देगा। ज़बरदस्ती वाला बात है। वो आदमी देखा भाई पहले सामान तो ले वरना सामान ही नहीं मिलेगा, तो सामान ले लिया, पैसा दे दिया, लेकिन बाद में उस पैसा को वो रिकवर कर सकता है। यहाँ पे एक केस लो है, नोट कर लो, फिर बात करते हैं। कन्हैया लाल बोल के एक बंदा था, उसने कुछ प्रॉपर्टी लीज पे ली थी और गलती से, है ना, मतलब उसको कुछ लीज एग्रीमेंट पढ़ने में गलती हो गया या उसको समझ में नहीं आया, उसने कुछ टैक्सेस पे कर दिया
अज्यूमिंग की, उसको लगा कि वो उसका ऑब्लिगेशन है कि उसको पे करना है, तो वो जो गलती से उसने पे किया वो डिपार्टमेंट से रिकवर कर सकते हैं, है ना। अगर कोई बंदा गलती से कुछ टैक्स का अमाउंट पे कर देता है तो डिपार्टमेंट से वो बंदा उसको रिकवर कर सकता है। सेल टैक्स ऑफिसर्स वर्सेस कन्हैया लाल। पहले का तो याद है, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, दूसरा हॉलिंस वर्सेस हॉलर, तीसरा लिखो ऑथोरिटीज। तो यहाँ पे अपना है कोच कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है। एक बहुत क्विक रिविजन कर लेंगे, ये हमने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है कि जब बेनिफैक्टर बेनिफिशियरी के लिए कुछ करता है विद नॉन ग्रेटिटस इंटेंट, मतलब ने उसको कुछ देना है इन द रीजन अग्रीमेंट, तो वहाँ पे लॉ एक कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करता है जिसको अपने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कंडीशंस क्या क्या है कि अगर यू ऑफर नो एक्सेप्टेंस, बेनिफैक्टर बेनिफिशियरी के लिए कुछ करता है विद नॉन ग्रेटिटस इंटेंट, फीचर्स क्या क्या, देयर इज नो अग्रीमेंट। सेकंड वन, इट क्रिएट्स राइट अगेंस्ट द पर्सन। तीसरा, इट डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच। अब इसमें 5 सेक्शंस हैं जो अंदाज अभी अब तक अपने को याद हो गया। सेक्शन 68 से 72 जो टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को कवर करता है। तो सेक्शन 68 के अंदर क्या था कि नेसेसरी सप्लाइड टू, इसको हमने वैसे सप्लाइड किया इनकैपेबल पर्सन, या फिर वो बंदे जो उस इनकैपेबल पर्सन पे डिपेंडेंट है। इनकैपेबल पर्सन का मतलब क्या हुआ, जनरली ये रेफर टू एज माइनर या फिर जेनेटिक, है ना, कोई आदमी बच्चा है 18 से कम का है या फिर पागल है, क्या सप्लाई करना है, नेसेसिटी सप्लाई करना है। नेसेसिटी का मतलब क्या हुआ, रोटी कपड़ा मकान को, एजुकेशन को भी ये कवर करता है। अब ये जो अपने नेसेसिटी सप्लाई करेंगे वो डिपेंड करता है सामने वाले के लिए स्टेटस के ऊपर, कि उसके हिसाब से क्या नेसेसिटी है, वो अपने को इंडिविजुअल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में वहाँ पे चेक करना होगा। तो अगर कोई नेसेसिटी सप्लाई करता है, किसको सप्लाई करता है, इनकैपेबल बंदा को, या उस पर कोई डिपेंडेंट है उसको अगर वो करता है, तो वो उसके प्रॉपर्टी से उस अमाउंट को रिकवर कर सकता है। यहाँ पे एक केस लॉ हमने डिस्कस किया था, केस लॉ का नाम क्या है, मोहरी वीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। यहाँ पे क्या हुआ था, माइनर को 10,500 का लोन दिया था, उसने बदले का 20,000 प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया, लेकिन माइनर बाद में लोन को नहीं दे पाते हैं, तो वो प्रॉपर्टी का जो मॉर्गेज है उससे रिकवर नहीं कर पाती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोन दिया गया था वो बिजनेस पर्पज के लिए दिया गया था ना, नेसेसरी सप्लाइड के लिए नहीं था। अगर नेसेसिटीज के लिए होता तो अपने प्रॉपर्टी से रिकवर कर पाते। सेक्शन 69 इसमें क्या है कि अगर कोई इंटरेस्टेड बंदा है वो पेमेंट करता है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि कोई पेमेंट कर रहे हैं, वो पेमेंट जो कर रहा है उस पेमेंट में उसका इंटरेस्ट है,
वो जो पेमेंट कर रहा है वो वॉलंटरली नहीं है, और वो कुछ ऐसा पेमेंट है जिसमें सामने वाला इज लीगली ऑब्लाइज्ड कि उसको पे करना है ना, मतलब सामने वाला का लीगल ऑब्लिगेशन और अपने अपना इंटरेस्ट में पे कर रहे हैं। क्या हमने एग्जांपल डिस्कस किया था सलमान भाई वर्सेस मनी भाई, कि सलमान भाई का थिएटर है, अब वो थिएटर ऑक्शन हो जाता तो मनी भाई को जो पैसा देना था टैक्सेस का वो सलमान भाई दे देता है, और वो बाद में फिर उससे रिकवर कर लेगा। ठीक है। थर्ड वन, कि अगर अपने लिए कोई कुछ करता है विथ नॉन ग्रेटिट्यूस इंटेंट तो वी आर अंडर ऑब्लिगेशन कि अपने को उसको पे बैक करना, मतलब दिस इज वेरी जनरल क्लॉज। फोर्थ वन क्या है, फाइंडर ऑफ गुड्स। तो फाइंडर ऑफ गुड इज वेरी रेलिवेंट थिंग। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि अगर किसी को कोई सामान मिलता है तो ही इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन कि वो उसको ढूंढे कि वो सामान किसका है, उस सामान को वो सही से रखे और फिर उसको वापस करे। जब तक सामान उसके पास है तो एक बेली की तरह होता है, मतलब उसको सामान को किसी और के लिए वो सामान को होल्ड कर रहा है। वो उस सामान को रखने के लिए उसका जो भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा वो रिकवर कर सकता है। किससे रिकवर कर सकता है? फ्रॉम ओनर ऑफ दी गुड्स। ठीक है। वो कब कब सामान को बेच सकता है? जब गुड्स पेरिशेबल नेचर का हो, या फिर जो लॉफुल एक्सपेंस है, जो मतलब सामान को रखने के लिए जो उसका खर्चा लगा या ओनर को ढूंढने में जो खर्चा लगा वो 2/3 या उससे ज़्यादा है। अगर ओनर नहीं मिलता है तो वो सामान उसका हो जाएगा, है ना। अगर ओनर नहीं मिला तो इसमें एक केस लॉ हमने डिस्कस किया था, हॉलिन्स वर्सेस हॉलर। उसमें क्या था कि एक बंदे को एक दुकान में एक डायमंड मिलता है, वो डायमंड वो दुकान वाले के पास रखा देता है, फिर वो ओनर को ढूंढता है। ओनर को ढूंढने के बाद भी ओनर जब नहीं मिलता तो दुकान वाले के पास जाता है और बोलता है कि आपको इसका रखने में जो भी खर्चा लगा वो मुझसे ले लो, ये डायमंड मेरे को वापस करो। दुकान वाला मना कर देता है, हेल्ड डेट कि वो दुकान वाला उस डायमंड का ओनर नहीं है, जो ओनर है वो नहीं मिला, तो जो फाइंडर है वो उसके पास फिर ओनरशिप आ जाएगा, वो उसको रख सकता है ना, क्योंकि जो ट्रू ओनर है वो अपने को नहीं मिला। एंड दी लास्ट वन, ठीक है, लास्ट वन था क्या था कि कोई गलती से अगर अपने को कोई पैसा या सामान दे दे, या कोई अपने से फोर्सफुली अंडर कोर्शन पैसा या सामान ले ले, तो अगर कोई गलती से दे देता है तो वी आर अंडर ऑब्लिगेशन कि उसको वापस करना है, और कोई फोर्सफुली अगर अपने से ले लेता है तो वी कैन रिकवर। यहाँ पे हमने केस लॉ डिस्कस किया, वो क्या है? वो है सेल टैक्स ऑफिसर्स वर्सेस कन्हैया लाल, जिसमें कन्हैया लाल ने लीज एग्रीमेंट को गलत पढ़ के म्यूनसिपल अथॉरिटीज को कुछ टैक्सेस का पेमेंट कर दिया था, और बाद में वो उससे वो रिकवर कर सकता है ना, क्योंकि उसने गलती से किया था। कुछ और एग्जांपल जो अपने यहाँ पे डिस्कस किए थे वो क्या था कि भाई एक है ना लेडी रहती है, उसने अपने बेटे से ग्रॉसरी शॉप में पेमेंट करवाया, तो उसने दूसरे शॉप में पेमेंट कर दिया, तो शॉप वाले को उसको पैसे को वापस करना पड़ेगा। बैंक वाला अगर गलती से अपने अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देता है तो वी आर अंडर ऑब्लिगेशन कि अपने बैंक को वो पैसा वापस करे, या बैंक वाला अपने से वो पैसा वापस ले सकता है। ठीक है। अगर रेलवे वाला को अपने कोई सामान डिलीवर करने के लिए बोलते हैं, और रेलवे वाला गुड्स को जब डिलीवर करता है और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी सामने वाले से अंडर क्वेश्चन है ना, इलीगली कुछ पैसा मांगता है, इतना रुपया दो तो ही सामान देंगे, तो सामने वाला अगर रुपया दे के सामान ले लेता है तो बाद में वो रुपया को लीगली रिकवर कर सकते हैं। तो डेट्स ऑल, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में इतना ही था। आई एम वेरी श्योर कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल कुछ भी डाउट है तो लेट मी नो, वी कैन डिस्कस। चलो, थैंक यू सो मच।